हेलो बच्चों। हम इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए पढ़ रहे थे फिजिक्स। और फिजिक्स में अब तक हम विरामावस्था, गतिशील अवस्था, चाल, दूरी, विस्थापन, ये पांचों टॉपिक्स पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे वेग, त्वरण एंड गति की समीकरण। बच्चों ये सब पढ़ने के बाद हमारा मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मोशन चैप्टर से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, तो हम उन्हें अच्छे से कर पाएंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा वेग। बच्चों वेग को इस प्रकार समझते हैं कि जैसे कोई कार एक निश्चित डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो उसने कितने समय में, जैसे उसने 1 घंटे में 12 किलोमीटर, 1 घंटे में 12 किलोमीटर ट्रेवल किया और उसकी डायरेक्शन फिक्स है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है या ईस्ट से वेस्ट में कर रही है या नॉर्थ से साउथ में कर रही है, उसकी डायरेक्शन फिक्स है। तो हम बोलेंगे कि इसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा ईस्ट से वेस्ट की ओर है। अल्टीमेटली ये समझ में आया कि जो वेग होता है वो चाल ही होता है, बस इसमें दिशा का रोल होता है। इसमें दिशा का रोल होता है। हमें बताना पड़ता है आंसर में कि इतना किलोमीटर इतने घंटे में इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में। हमें ये पता होना चाहिए कि कार ने किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, तब हम उसे वेग बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी वस्तु का वेग कहलाती है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। विस्थापन में भी सेम चीज होती है कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है एंड किस तरफ चले और कितना चले उसे विस्थापन कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस उसे विस्थापन कहा जाता है। जब विस्थापन को डिवाइड करते हैं, विस्थापन एस या एक्स से लिखते हैं, इसको जब टी से डिवाइड करते हैं कि टाइम टेकन, उतना विस्थापन चलने में कितना समय लगा, जब टी से डिवाइड करते हैं तो हमें वेग मिल जाता है। जो वेग में दिशा का रोल है इसलिए इसे सदिश राशि बोलेंगे और इसको अंग्रेजी के वी अक्षर से दर्शाया जाता है। वेग का सूत्र हमें पता ही है, निश्चित दिशा में चलेगी दूरी बटे समय, एंड इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। जब हमें प्रश्न में पूछा जाए कि वेग का एसआई मात्रक बताओ, तब हमें मीटर प्रति सेकंड ही सही करना है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा भी होगा, लेकिन इसका एसआई मात्रक ये होता है। बच्चों आगे वेग के प्रकार पढ़ते हैं। वेग 2 प्रकार का होता है। जो तात्क्षणिक वेग होता है वो एक निश्चित समय पे, किसी पर्टिकुलर समय के लिए पूछ ले, किसी क्षण के लिए पूछ ले तो तात्क्षणिक वेग पूछेगा। जो अत्यंत सूक्ष्म समय के लिए होता है, उसे अत्यंत सूक्ष्म दूरी के लिए होता है, वो तात्क्षणिक वेग होता है। जैसे किसी ने पूछ लिया डीवी, ये किसी एक पर्टिकुलर क्षण के लिए है, किसी विशेष क्षण। जैसे हमसे ये पूछ लिया जाए कि 12 मिनट एंड पहले सेकंड,
पहले सेकंड जिस कार में अपन बैठे हुए हैं उस कार का वेग कितना है, तब हमें तात्क्षणिक वेग निकालना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इस क्षण इसका वेग इतना है। बच्चों दूसरा वाला वेग है औसत वेग, जो हम पर्टिकुलरली यूज में लेते हैं, इसको डेल्टा वी से लिखते हैं। और इसमें जो भी वेग होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, उनका योग करते हैं, और जो डिस्टेंस बच्चों दूसरा वाला जो हमारा वेग है वो है औसत वेग। इसमें जो टोटल दूरी होती है उसको ऐड कर लेते हैं। बच्चों जो दूसरा वाला हमारा वेग है वो औसत वेग है। इसमें हम टोटल जो विस्थापन होता है या दूरी होती है एक निश्चित दिशा में, कुल विस्थापन, और कुल विस्थापन को तय करने में लगा समय, कुल लगा समय। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा वी या वी एवरेज। तो हमने क्वेश्चंस करने अब इसके, और हमने समझ लिया कि वस्तु द्वारा तय की गई, वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी में तय करने में लगा समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि औसत वेग ज्ञात करो जब 3 लगातार उदाहरणों में विस्थापन में परिवर्तन 8 मीटर, 10 मीटर और 12 मीटर है, और इसमें लगा समय 6 सेकेंड है। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो हम पहले कुल विस्थापन देखते हैं। हमारा फॉर्मूला यही था कि कुल विस्थापन पता करो, कुल समय पता करो, डिवाइड कर दो। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन अपॉन लगा कुल समय। ठीक है, तो कुल विस्थापन कितना हुआ? 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर। कुल समय कितना दिया हुआ है? 6 सेकेंड। हमारा औसत वेग हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। वेग का जो यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, जो दूरी का भी वही होता है। वेग में निश्चित डायरेक्शन होती है। अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता कि परिवर्तन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखते कि इस डायरेक्शन में, या जो भी हमें डायरेक्शन दी होती, नॉर्थ, दाएं से बाएं, दाएं बाएं, ऊपर, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होता हम उसको लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि विस्थापन में कुल परिवर्तन निकाला 30 मीटर आ रहा है और लिया गया कुल समय 6 सेकेंड है। तो दोनों को डिवाइड करके आंसर 5 मीटर प्रति सेकेंड। बच्चों अब हम त्वरण पढ़ेंगे। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, इसे त्वरण कहते हैं। अब त्वरण होता क्या है इसे समझते हैं। त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन। त्वरण को इस प्रकार समझते हैं कि यदि वस्तु गमन कर रही है और एक निश्चित वेग है इसका v, और इसको एक्सेलरेट करना है, यानी हमें इसकी स्पीड को बढ़ाना है, स्पीड इंक्रीज करनी है, तो हमें इसे एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा, जिसके कारण इसके वेग में वृद्धि होगी। और जो फोर्स है जो हम इसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं इसे ही जो त्वरण बोलेंगे, उसे ही त्वरण के रूप में हम समझ सकते हैं। यदि यही फोर्स हम इसको रोकने के लिए दें, इसमें इसका अगला वेग 0 होगा, तो उसे हम मंदन कहेंगे।
एक समझने के लिए हमने फोर्स लिया है, इसे एक्सेलरेशन, वैसे तो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन हमने समझने के लिए फोर्स, ताकि हमें समझ में है कि जब हम गति कर रहे हैं, यदि हमें कोई ऐसा बल मिलता है जिससे हमारे वेग में वृद्धि हो तो वह त्वरण कहलाएगा, और यदि ऐसा बल जिससे वेग में कमी हो तो ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहलाएगा। और बच्चों वेग का फॉर्मूला होता है त्वरण का फॉर्मूला अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन ये परिवर्तन होने में समय कितना लगा समय। त्वरण को ऐसे डिनोट करते हैं। त्वरण भी एक सदिश राशि होती है, क्योंकि वेग सदिश राशि होती है और टाइम अदिश होता है, तो इनके डिवाइड से फर्क नहीं पड़ता, और त्वरण अदिश राशि सदिश राशि ही होगा, वेक्टर क्वांटिटी। त्वरण का मान ऋणात्मक हो तो मंदन कहलाता है, एंड त्वरण का मान इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि वेग में परिवर्तन में लगा समय, और त्वरण अंतिम वेग प्रारंभिक वेग परिवर्तन में लगा समय, जैसा कि हम जान चुके हैं। इसका फॉर्मूला हमने लिखा था v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v को हम अंतिम वेग लेंगे, जो u है वो प्रारंभिक वेग है, टी लगा समय। तो अभी चेंज हो रहा है, जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड है, इससे हम 15 मीटर प्रति सेकंड कर रहे हैं, तो इसमें समय कितना लगा, जैसे 5 सेकंड में हुआ या 10 में हुआ, तो वो लगा हुआ समय कैलकुलेट करना है, या फिर इसको T2 माइनस T1 करके भी कर सकते हैं। लगा समय ये यहाँ पे त्वरण है। इसका हम एक क्वेश्चन अभी करके देखते हैं। जैसे एक समान वेग से चलने वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा। देखो बच्चों, यदि कोई वस्तु एक समान चल रही है, जैसे इसका यहाँ पे वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका यहाँ पे भी वेग 10 किलोमीटर ही है, इसका यहाँ पे भी 10 ही है। बच्चों जब इसका वेग समान है तो हम किसी भी मोमेंट, जैसे इस मोमेंट पे हमने निकाला, तो हम निकालते हैं एक समान वेग से, यदि जैसे एक समान वेग है इसका 10, अगले मोमेंट में भी एक समान ही है, यहाँ भी 10 ही है, मान लो समय कितना भी लगा हो, तो बेटा 10 में से 10 जाएंगे ना तो 0 हो जाएगा, यानी कि समान ही अंतिम है, समान ही प्रारंभिक है, और लगा समय। तो कार जितने भी वेग से चल रही है उतने ही वेग से फिर चल रही है, तो अंतिम और प्रारंभिक माइनस हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण 0 होगा। बच्चों अब आता है हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, जो कि है गति की समीकरण। बच्चों गति की समीकरणों की जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे यदि हमारे पास त्वरण हो, प्रारंभिक वेग हो, अंतिम वेग हो, तो हम जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जैसे हमारे पास इसमें विस्थापन नहीं है, या कार को रुकने में कितना समय लग रहा है हमारे पास वो चीज़ नहीं है, तो हम उसे पता कर सकते हैं। गति की समीकरणों से इनमें से कोई भी 3 वैल्यू दी हुई हो तो हम चौथी या पांचवी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, इसलिए गति की समीकरणों की आवश्यकता पड़ी। गति की जो पहली समीकरण होती है वो अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग,
त्वरण एवं समय में संबंध दर्शाती है। जैसे अगर इनमें से कोई भी तीन चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई हो तो हम चौथी को फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार जो द्वितीय समीकरण होती है उसमें भी चार चर होते हैं। कोई भी तीन चर हमें देकर चौथा चर हमसे पूछा जा सकता है। कभी कभी दो समीकरणों की भी आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन हमें तीन चर दिए हुए होंगे और चौथा चर पूछेंगे। गति की जो तीसरी समीकरण होती है उसमें समय नहीं होता और V U A एंड S चारों चर किसी भी समीकरण में अलग अलग होते हैं, जिससे कि हम चौथे वाले चर को फाइंड करने के लिए अगेन किसी नई समीकरण का यूज कर सके। यहाँ पे U होता है वो प्रारंभिक वेग होता है, V अंतिम वेग होता है, A त्वरण होता है एंड छोटा a है, S वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है और T समय होता है। इससे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि जैसे एक रेसिंग कार है जो एक समान त्वरण 4 मीटर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, तो गति करने के 10 सेकंड पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगी। बच्चों यहाँ पे हमें A दिया हुआ है, T दिया हुआ है। अब हम सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दो ही चीजें है, अगर तीन दी होती तो हम चौथी चीज निकाल लेते जो हमसे पूछी है कितनी दूरी तय, S पूछा है, हम चौथी चीज निकाल लेते, लेकिन हमें तीन ही चीजें दी हुई है। तो हम इसको इस प्रकार देखते हैं कि एक समान रूप से त्वरण करने वाली जो वस्तु है उसका त्वरण इतना है। गति प्रारंभ करने के गति प्रारंभ कर रहा है, अगर प्रारंभ कर रहा है तो ऑब्वियस बात है ना, उसका प्रारंभिक वेग तो जीरो होगा, क्योंकि जीरो से ही तो शुरू होता है ना, इसलिए इसका u बराबर जीरो होगा। तो बच्चों हमने फाइंड कर लिया कि हमारे लिए a तो है मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारे लिए t दिया हुआ है 10 सेकंड, हमारे लिए u दिया हुआ है जीरो। गति प्रारंभ हमने यहाँ रीजन भी लिख दिया कि हमने u बराबर जीरो क्यों लिया, क्योंकि गति प्रारंभ कर रहा है और जब भी कोई रुकी हुई चीज स्टार्ट होती है और चलना शुरू करती है तो उसके लिए u बराबर जीरो होता है। तो हम यहाँ पे कौन सी समीकरण यूज करेंगे जब हमसे s पूछा है, तो बच्चों इसके लिए हम यूज करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें s भी है, u भी है, t भी है एंड a भी है। जो चीज़ नहीं होती है वो फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास है वो कौन सी वाली इक्वेशन में फिट बैठते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी हमें दिया हुआ है जीरो, u जीरो है, t का मान 10 है, इसलिए पूरा जीरो हो जाएगा, 1/2। a हमें दिया हुआ है 4, हमें t दिया हुआ है 10। बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 200 मीटर। हमें सब चीज़ें मीटर में दी हुई है और सेकंड में दी हुई है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो आंसर आएगा वो भी मीटर में ही आएगा। यदि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में होता तो हम 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में ले आते। भाग करके, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर अपन को बदलना है मीटर पर सेकंड में तो हम गुणा करेंगे 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो हम गुणा करेंगे
18/5 से। गुणा इसको करना है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हमने यूनिट पूरा कर लिया और हमने गति की समीकरण तक पूरा पढ़ लिया। इसके न्यूमेरिकल्स हम, अगर हमें पी वाई क्यूज़ की क्लास मिली, पी वाई क्यूज़ की, तो हम उसमें इसके न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। गति पर हमने अभी एक ही न्यूमेरिकल किया है, हम कोशिश करेंगे कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल गति वाले चैप्टर पे करा ले। तो अब कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक यू।